आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल करियर हाईवे में। आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो। तो हम लोग का टॉपिक है ध्वनि। क्या है? ध्वनि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोला जाता है? साउंड। ठीक है, तो साउंड जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी चीज हमको किस तरह से साउंड देता है, हम लोग के कान में किस तरह से कोई साउंड आता है, साउंड कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे सपोज स्कूल में कोई घंटी बजाता है, चाहे कोई बाजा बजता है, तो उसका साउंड कैसे क्रिएट होता है। तो सपोज जो घंटी बनी होती है स्कूल की, वो किससे बनी होती है? तो धातु की। ठीक है, दूसरा होता है कि उसको जो जिसमें पीटा जाता है हथौड़ा, यानी कि वो या तो लकड़ी का बना होता है या तो वो भी लोहा या धातु का बना होता है। तो उसमें जब इसको हम पीटते हैं तो क्या होता है कि इसके जो अंतराण्विक कण है, यानी कि जिसको हम लोग परमाणु बोलते हैं, हम लोग शुरू में भी पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी निर्जीव पदार्थ किससे बना होता है? तो परमाणु से मिलकर बना होता है। सजीव पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े कि ये जो घंटी है धातु की, उसको अगर किसी लकड़ी या धातु या लोहे से बने हथौड़े से इसको पीटा जाता है, तो उसके जो अंदर के परमाणु है वो क्या हो जाता है? आपस में गतिशील हो जाता है, यानी कि वो गति में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है? ये एक दूसरे से आपस में टकराते रहते हैं। ठीक है, तो ये जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है? इसके वजह से एक इसमें कंपन आ जाती है, जिसको वाइब्रेशन बोला जाता है। तो वही कंपन हमारे कानों में किसके रूप में पहुंचती है? तो ध्वनि के रूप में। तो ध्वनि को जानने के लिए हम लोग क्या जानेंगे कि जब किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु को, यानी कि धातु की वस्तु को दूसरे किसी धातु से बनी वस्तु से पीटा जाता है या ठोका जाता है, तो उसके अंदर के अणु यानी कि परमाणु क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से गति में आ जाता है, जिसके वजह से एक दूसरे से वो टकराते हैं और जिसके वजह से एक कंपन या वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वही हमको ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। तो ठीक है, हम लोग ध्वनि का परिभाषा पढ़ लिए। अब आता है इससे संबंधित कुछ परिभाषा, जैसे आयाम। ठीक है, अब है हम लोग को क्या समझना है? आयाम। तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा फोटो बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है? सपोज हमको ये ध्वनि तरंग है। क्या है? ये एक ध्वनि तरंग है। ये किस रूप में आगे बढ़ती है? तो शीर्ष और गर्त के रूप में। शीर्ष का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का पीक पॉइंट, यानी कि जो इसका मैक्सिमम हाइट। तो जैसे सपोज यहाँ पर हम लोग कोई एक पत्थर फेंकते हैं तो तब तक ऊपर जाती रहती है जब तक उसमें वेग होती है, और जब उसका वेग 0 हो जाता है तब फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। मतलब ई यहाँ तक मैक्सिमम गया, उसके बाद जब इसका वेग 0 हो गया तो फिर नीचे यहाँ लुढ़कना शुरू हो जाता है। तो उसी तरह क्या है? ई मेरा शीर्ष और गर्त के रूप में ध्वनि तरंग आगे बढ़ती है। ठीक है, इसका संचरण का ये ग्राफ। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि यहाँ से ई, यहाँ से ऊपर उठते क्या है, ऊपर उठते क्या है, और ये क्या है? इसका पीक पॉइंट यानी कि मैक्सिमम हाइट। उसके बाद ये धीरे धीरे फिर नीचे गिरने लगा है। अगर नीचे में भी जाएंगे, गर्त का मतलब क्या होता है? गड्ढा। गर्त का मतलब चीज होता है गड्ढा चीज। तो ई नीचे गिरते गया है, नीचे गिरते गया है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है? इसका सबसे गहराई वाला पॉइंट ही है, उसके बाद फिर ऊपर उठ गया है। तो यह कोई भी ध्वनि तरंग के द्वारा जो मैक्सिमम हाइट ट्रैवल किया जाता है, मतलब जो मैक्सिमम ऊंचाई, कोई भी ध्वनि तरंग जो मैक्सिमम ऊंचाई या मैक्सिमम गहराई तक पहुंचती है, वही दूरी हमको क्या कहलाती है? जितना दूरी तक अधिकतम पहुंचता है या जितना अधिकतम दूरी तक नीचे गिरता है, उसी को बोला जाता है उसका आयाम। ठीक है, अब दूसरा है आवृत्ति। आवृत्ति किसको बोलते हैं? कि यूनिट टाइम पर, यानी कि इकाई समय में कोई ध्वनि तरंग, इकाई समय में कोई ध्वनि तरंग जितना बार कंपन करता है या नाचता है, वही क्या कहलाता है? आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, इकाई समय में ध्वनि तरंग द्वारा किए गए दोलन या कंपन की संख्या, इकाई समय में ध्वनि तरंग द्वारा किए गए दोलन या कंपन की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो आवृत्ति क्या है? इसका सर्वत्र होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का सर्वत्र होता है हर्ट्ज। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे HZ या हिंदी में हर्ट्ज लिखते हैं। ठीक है, अब आता है तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य किसको बोला जाता है? कि ध्वनि तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन में, ध्वनि तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन या कंपन में करने में जो दूरी तय की जाती है,
ध्वनि तरंग को एक पूर्ण कंपन या दोलन को पूरा करने में जो डिस्टेंस कवर की जाती है, जो दूरी तय की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य। यानी कि पूर्ण कंपन का मतलब सपोज इसको हम इधर रोटेट कर देंगे तो ये ऐसा है, और इसको रोटेट कर देंगे ऐसे करके, तो क्या है, पूर्ण गोलाकृति हमको मिलता है, तो इसको पूरा बोला जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से पूर्ण दोलन कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ध्वनि तरंग को पहुंचने में जो दूरी तय की जाती है, सपोज कुछ हम लोग मेजर करेंगे तो कुछ मेरे पास आएगा, तो वही दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, अब परिभाषा से हम लोग समझ लिए क्या है, ये एक दूरी है, तो दूरी का समय क्या होता है, मीटर, तो तरंग दैर्घ्य का भी समय क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, इसके हिसाब से शुरू में हम लोग और एक बार देख लेंगे। तो आयाम क्या था, आयाम भी एक तरह से एक दूरी है, तो इसका भी समय क्या हो जाता है, मीटर। इसका हम लोग क्या पढ़ लिया, समय क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, अब आता है आवर्तकाल। तो आवर्तकाल में भी हमको क्या देखना है, इसका जो डिस्टेंस, हम लोग इसमें क्या देखे थे अभी कि ध्वनि तरंग को एक पूर्ण दोलन या कंपन करने में जो दूरी तय की जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य। तो आवर्तकाल में भी सेम चीज है, खाली थोड़ा सा उसको चेंज कर देना है कि ध्वनि तरंग को एक पूर्ण दोलन या एक पूर्ण कंपन को करने में जो समय लगता है, ध्वनि तरंग को एक पूर्ण दोलन या एक पूर्ण कंपन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है, आवर्तकाल। ठीक है, यानी कि ध्वनि तरंग को यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है, आवर्तकाल बोला जाता है। तो क्योंकि इसका लास्ट वर्ड क्या है, काल, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, समय। तो समय का समात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसका समात्रक भी क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ लिए हैं, ध्वनि का परिभाषा पढ़ लिए हैं। ठीक है, कि ध्वनि क्या है, यह एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तु के कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, आयाम में क्या पढ़ लिए कि ध्वनि तरंग के द्वारा जो मैक्सिमम ऊंचाई या गहराई तय की जाती है उसको बोला जाता है आयाम। क्योंकि ये भी एक दूरी जैसा ही है तो इसलिए इसका समात्रक क्या हो गया, मीटर। अब आता है आवृत्ति। आवृत्ति हम लोग क्या पढ़ लिए कि ध्वनि तरंग को इकाई समय में ध्वनि तरंग द्वारा की गई दोलन या कंपन की संख्या, ध्वनि इकाई समय में ध्वनि तरंग की इकाई समय में ध्वनि तरंग द्वारा की गई दोलन या कंपन की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। ठीक है, इसका समात्रक क्या बोले, हर्ट्ज, या हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे हर्ट्ज। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या बोले कि ध्वनि तरंग को एक पूर्ण दोलन, ध्वनि तरंग को एक पूर्ण दोलन या कंपन करने में जो दूरी तय करनी पड़ती है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो दूरी तय की जाती है उसको क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य। क्योंकि ये दूरी है, जिस दूरी का समात्रक मीटर, तो इसका भी समात्रक मीटर। अब है आवर्तकाल। तो ध्वनि तरंग को एक पूर्ण दोलन या एक पूर्ण कंपन को पूरा करने में जो समय लगता है, ध्वनि तरंग को एक पूर्ण दोलन या एक पूर्ण कंपन को पूरा करने में जो समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है, आवर्तकाल। ठीक है, और आवर्तकाल का जो कि लास्ट में हम लोग क्या देख लिए, काल मतलब समय है, समय से संबंधित चीज है, तो समय का समात्रक मीटर, आवर्तकाल समय का समात्रक सेकंड, तो इसका भी समात्रक हो गया सेकंड। ठीक है, अब इसका संचरण कि ध्वनि कैसे आगे बढ़ता है, तो आगे हम लोग किस रूप में देख लिए, इसको बोला जाता है शीर्ष और इसको गर्त, ये इसका आगे बढ़ने का रूप है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्रेस्ट और इसको ट्रफ बोला जाता है, शीर्ष और गर्त। दूसरा इसको संपीड़न और विरलन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संपीड़न और विरलन। दूसरा होता है इसको क्या बोला इंग्लिश में, क्रेस्ट, और ये होता है इसको बोला जाता है ट्रफ। ठीक है, यानी कि ध्वनि तरंग किस रूप में आगे बढ़ती है, तो शीर्ष और गर्त। दूसरा इसको दूसरा नाम बोला जाता है संपीड़न और विरलन। तीसरा बोला जाता है क्रेस्ट और ट्रफ। ठीक है, अब इसका संचरण कि वो किसमें, संचरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, तो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। तो इसके संचरण के लिए हमको क्या चाहिए, पदार्थिक माध्यम, यानी कि पदार्थ का कौन कौन अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये तीन ही चीज में संचरण कर सकता है, मतलब तीन ही माध्यम में आगे बढ़ सकता है, कौन, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ध्वनि संचरण के लिए क्या चाहिए हमको, तो पदार्थिक माध्यम, यानी कि पदार्थ की जो तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसी में ही संचरण कर सकती है, यानी कि इसी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ही पहुंच सकती है। ठीक है, इसी के माध्यम से, ठोस, द्रव और गैस के माध्यम से ही आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या देख लिए, सबसे पहले मेरा ठोस है, यानी कि ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस माध्यम में होता है, तो ठोस में। ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, तो ठोस में। उसके बाद उससे घटते गया है, उसके बाद होता है लिक्विड में, उसके बाद होता है गैस में। यानी कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है, तो
गैस में, सबसे अधिक तो ठोस में, सबसे कम गैस में। ठीक है, अब इसका आगे बढ़ने का वेग, तो ध्वनि का वेग क्या होता है, तो ध्वनि का वेग हम लोग का होता है वायु में, यानी कि वायु माध्यम में क्या होता है 332 मीटर पर सेकेंड, वायु में होता है 332 मीटर पर सेकेंड। किसी किसी बुक में यहाँ पर 332 से लेके 334 मीटर पर सेकेंड भी दिया हुआ रहता है। यानी कि अगर हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए तो दोनों में से कोई एक ही चीज रहेगा, 332 या 334, तो इसमें से जो भी हमको ऑप्शन में रहेगा वही ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, तो ध्वनि का वेग हम लोग समझ लिए। अब आते हैं कि इस साउंड, तो हम लोग जैसे विद्युत विसर्जन जिसको हम लोग तड़ित बोलते हैं, आसमान में जो बिजली चमकता है, इसमें इसी की वजह से हम उसको आगे पीछे देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो क्या होता है, ध्वनि का वेग मेरा कितना है 332 मीटर पर सेकेंड, और लाइट का वेलोसिटी कितना था, ये है साउंड का, और लाइट का वेलोसिटी कितना था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको देखने से ही कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल देखने से ही पता चल जाता है कि साउंड से लाइट का जो वेलोसिटी है इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसी की वजह से क्या होता है, पहले जब आसमान में विद्युत विसर्जन की घटना होती है, यानी कि बिजली चमकती है, तो सबसे पहले चमक मेरे पास पहुंचती है, उसके बाद आवाज हमारे कानों तक आती है। क्यों, तो इसका जो वेलोसिटी है इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए घटना एक ही समय का होता है, कोलिजन जो होता है, टक्कर एक ही समय का होता है, बट इसका वेलोसिटी इसके तुलना में बहुत अधिक होने के कारण बिजली पहले दिखाई देती है और आवाज हम लोग के कान तक बाद में पहुंचती है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए इसका वेलोसिटी कितना हो गया 332 मीटर पर सेकेंड। अब आता है इसका ध्वनि का गुण, तो ध्वनि का गुण क्या होता है, ध्वनि का पहला गुण होता है प्रबलता। ध्वनि का पहला गुण क्या है, प्रबलता। तो प्रबलता हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे कहीं कुछ साउंड बजता है, बॉक्स या कुछ भी बजता है, तो प्रबलता हमको क्या बताता है कि वो कितना जोर से बज रहा है या कितना धीरे बजता है। प्रबलता क्या बताता है, ये किस पर डिपेंड करता है, तो आयाम पर, यानी कि कितना स्पीड बजता है और कितना धीरे बजता है, हमको कौन बताता है, प्रबलता बताता है। ध्वनि का वह गुण जो हमको ये बताता है कि कोई स्रोत से जो आवाज निकलता है कितना जोर का है या कितना धीरे का है, वो हमको क्या बताता है, प्रबलता। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, तो प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि के आयाम पर। अब आता है तारत्व, तो तारत्व किसको बोला जाता है, तो तारत्व ध्वनि तरंग का वह, ध्वनि का वह गुण जो उसका जिसे बोला जाता है सुरीला और भद्दा आवाज जिसको बोला जाता है, यानी कि कितना पतला या कितना मोटा है, उसका आवाज को कौन बताता है कि तारत्व के ध्वनि का वह गुण है जो हमको उसके मतलब सुरीला और भद्दा आवाज में अंतर बताता है, किसको बोला जाता है, तारत्व। ठीक है, अब आता है इसका गुणता, तो गुणता ध्वनि का वह गुण है जो हमको दो समान प्रबलता और तारत्व की ध्वनि में क्या करता है, अंतर को बताता है। जो समान प्रबलता और तारत्व की ध्वनि में अंतर को बताता है वो क्या कहलाता है, गुणता है। तो ये था मेरा प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता क्या बताता है कि कितना जोर या कितने धीरे से बज रहा है, वो प्रबलता है, जो किस पर डिपेंड करती है, आयाम पर। तारत्व क्या बोले कि कितना वो सुरीला है या कितना, जिसको कर्णप्रिय और अकर्णप्रिय बोला जाता है, वो कौन बताता है, तारत्व बताता है। मतलब मधुर और कर्कश जिसको बोला जाता है, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके आवृत्ति पर। और गुणता क्या है कि जो जब समान इसका सेम गुण वाला जो दोनों तिरंग आपस में हम लोग को होता है, उसमें जो अंतर बताता है, प्रबलता और तारत्व दोनों का इक्वल रहता है, और उसमें से भी जो उसको अंतर को बताता है वो कौन है, उसका गुणता बोला जाता है। ठीक है, तो ध्वनि का हम लोग देख लिए, ध्वनि का परिभाषा जान लिए, आयाम का परिभाषा जान लिए, आवृत्ति क्या होता है, यानी कि इकाई समय में, यानी कि 1 सेकंड में वो कितना बार नाचता है या कंबर करता है, वो क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। ठीक है, सबका परिभाषा हम लोग देख लिए। तो ये था हम लोग का ध्वनि से रिलेटेड चीज।